following tables represent the findings of a survey that is into the how people travel to work। ये आपका सर्वे के बारे में दिया गया है, कुछ कंटेंट, कुछ डेटा। क्या बताया गया है? नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टू द वर्क बाय, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो किस तरह से, किस माध्यम से ट्रैवल कर रहे हैं। साइकिल 72, कार 18, बस 35 और पैदल मतलब वॉक से 55 लोग। सबको दिख रहा है? पहले में बताया गया है 1 in 8 of the people who cycle to work were found to be over 65 years of age। मतलब 1 in 8 मतलब 8 में से एक लोग ऐसे पाए गए हैं जो साइकिल से ट्रेवल कर रहे हैं और वो 65 साल से ज्यादा के हैं। बी में क्या बताया गया है? 1 in 3 of the cyclists stated that they traveled to work by bus on rainy days। 3 में से एक लोग ऐसे पाए गए हैं 1 in 3 ऑफ द साइकिलिस्ट जो साइकिल में जाते हैं वह ट्रैवल करते हैं बाय बस ऑन द रेनी डे, जो बारिश के मौसम में बस से ट्रैवल करते हैं। अब क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर, इसके बेसिस पे चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाउ मेनी पीपल साइकिल्ड, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी पीपल साइकिल्ड टू वर्क ऑन द रेनी डे, कितने लोग रेनी डे में साइकिलिंग करते हैं। तो क्या बोला है? 1 in 3 of the cyclists stated that they travel to work by bus in rainy day। तो 1/3 पीपल क्या होते हैं, मतलब 1 in 3 मतलब 1/3, 1/3 जो लोग हैं वो साइकिल की जगह बस से ट्रैवल करते हैं, इसमें बारिश के मौसम में। तो फिर कितने लोग ऐसे होंगे? क्या पूछा है क्वेश्चन में? हाउ मेनी पीपल साइकिल टू वर्क टू इन रेनी डे, कितने लोग बारिश के मौसम में साइकिल से जाते हैं। कैसे निकालेंगे बताइए, कितने आंसर आया? 1 - 1/3 कर देंगे पहले। कितने लोग बारिश में साइकिल से जाते हैं, क्योंकि 1/3 तो बस से जाते हैं। तो कितना आएगा? 3 एलसीएम हो जाएगा। 3 - 1 इजिकल टू क्या होगा? 2/3। तो 2/3 लोग जो होंगे वो बारिश से जाएंगे, बारिश में आपका साइकिल से जाएंगे। तो टोटल कितने हैं? साइकिल में कितने जाते हैं? 72। तो 2/3 ऑफ 72 कितना आएगा? 2/3 ऑफ 72 ऑफ मतलब इंटू कितना आएगा? 38। 3 1 जा 3, 24। 24 इंटू 2 कितना आएगा? 48। 48। सही ऑप्शन है बी। कोई डाउट किसी को? आप सॉल्व कर पाए अच्छे से? सॉल्व करने की कोशिश करो साथ साथ। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, कोई डाउट हो पूछिए। हाउ मेनी रेस्पॉन्स initiated that they cycle to work and were over 65 years of age। ऐसे कितने रिस्पॉन्स है जो इंडिकेट करते हैं कि दे साइकिल टू वर्क एंड वेर, और वो 65 साल से ज्यादा एज के हैं। कितने होंगे? इसमें क्या बोला है? 1 of 8 बोला है, इसको ख्याल करेंगे। 1 of 8 of the people who cycle to work were found to be 65 years of age। तो टोटल कितने हैं? 72 है। 8 में से अगर एक लोग 65 ईयर्स के से ज्यादा होंगे तो 72 में कितने होंगे? 1/8 इंटू 72 मल्टीप्लाई करें, कितना होएगा? काटिए मतलब 9 इजिकल टू 9। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें आपको कोई कूट नहीं है। पहला स्टेटमेंट क्या है?
slightly fewer than twice as many people indicated that they travel to work by bus than by car. मतलब slightly fewer than twice मतलब दुगुने से थोड़ा कम. As many people indicated that they travel to work by bus. जो बस में ट्रेवल करते हैं और जो कार में ट्रेवल करते हैं. तो डेटा का ख्याल रखेंगे. बस में कितने हैं 35, कार में कितनी है 18. 18 का दुगुना कितना होगा 36 होगा. तो 35 क्या है स्लाइटली लेस देन है. तो क्या हुआ ये करेक्ट हो गया. बोला है कौन सा ट्रू होंगे. Slightly fewer than twice as many people indicated that they travel to work by bus than car. तो बस से कितने लोग ट्रेवल करते हैं देखिए डेटा. बस से 35 लोग ट्रेवल कर रहे हैं 35. कार से कितने कर रहे हैं 18. 18 को दो से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 18 टू 36. तो 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36 और 35 जो है वो स्लाइटली लेस देन 36 है. तो क्या होगा ऑप्शन नहीं तो करेक्ट है ही. ऑप्शन भी क्या बोल रहा है स्लाइटली मोर देन ट्वाइस एज मेनी पीपल इंडिकेटेड दैट दे ट्रेवल टू वर्क बस देन बाय कार. तो मोर तो नहीं होगा 35 तो छोटा होता है ना 36 से. तो ये तो नहीं होगा. Slightly more people indicated that they travel to work by bus than by car. तो बस में कितनी है 35 है, कार में कितनी है 18 है. तो ये भी नहीं होगा. डी क्या बोल रहा है स्लाइटली फीवर. ये डी ऑप्शन क्या बोल रहा है स्लाइटली फीवर. फीवर मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ा कम. Slightly fewer people indicated that they travel to work by car than by bus. ये भी नहीं होगा क्योंकि आप डेटा देखो क्या बोल रहे हैं कार में 18 और बस में कितना 35. तो क्या होगा ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट हो जाएगा. सही आंसर क्या है ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन द सम ऑफ विच. क्वेश्चन पूछा गया है द सम ऑफ विच मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग to work represent half the number of responses represented in the survey. पूछा गया ऑप्शन में आपका ए दिया है साइकिल एंड कार, बी दिया है बस एंड कार, सी दिया है वॉक एंड बस, डी दिया है वॉक एंड साइकिल. इसके बाद नीचे 4 कोड दी गई है ABCD. कोशिश कीजिए कौन सा सही होगा. क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहां देखिए जो बताया गया है पहले ऑप्शन में साइकिल और कार ऐड कीजिए. साइकिल में कितनी है 72, साइकिल में 72, कार में कितनी है 18. अगर आप सबको ऐड करते हो 72 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 55 कितना होंगे 72. क्वेश्चन नंबर 4 72 साइकिल के लिए है प्लस 18 कार के लिए है प्लस 35 बस के लिए है और प्लस 55 क्या कर रहे हैं वॉकिंग जा रहा है. ऐड करिए कितना आएगा 180 आ गया. अब 180 टोटल आ गया है. The sum of which mode of traveling to work represent half the number of responses. तो half टोटल कितने हो गए 180. 180 का हाफ कितना होगा 180 इंटू हाफ कितना होगा 90 होंगे. अब देखिए 90 किस में आता है साइकिल ए एंड बी. पहला ऑप्शन है ए एंड बी में क्या दिया है आपका साइकिल एंड कार बस एंड कार. ऐड कीजिए साइकिल एंड कार कितना होगा 72 प्लस 18 90 हो गया. 72 प्लस 18 आपका ये साइकिल एंड कार कितना होगा 90 हो जाएगा. बस एंड कार कितना होगा ऐड करो. बस का कितना 35 है कार कितना 18 है
18 प्लस 35 कितना होगा? 53 हो जाएगा। वॉक एंड बस कितना 91, होगा? 90 हो जाएगा। 90, और फिर क्या बोला है? वॉक एंड साइकिल कितना होगा? 52 और 55 और 72 कितना होएगा? 127। पी होगा 127। आप बताइए इनमें से कौन से करेक्ट होंगे? ए एंड बी ओनली? ए एंड बी में कितना होता है? ए में आपका 90 आता है, बी में आपका कितना आता है? 53 आता है। तो ये तो नहीं होगा। ए एंड 90 कहाँ पे आता है? ए में आता है, सी में आता है। तो ए एंड सी ओनली। ए एंड सी कहाँ पे? ऑप्शन बी में है। समझ आ गया? टोटल का जी आधा। सर। तो टोटल का आधा कहाँ पे आती है? साइकिल एंड कार में आया है और वॉक एंड बस में आया है। तो क्या हो जाएगा? ए एंड सी हो जाएगा। समझ आ गया? डीआई क्वेश्चन। डीआई क्वेश्चन कठिन नहीं, आसान है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल इंडिकेटेड दैट दे साइकिल टू वर्क कंपेयर्ड विथ दोज हु ट्रैवल बाय इधर बस और कार? तो क्या देखते हो, क्या पूछा है इसमें? क्या है कि नंबर ऑफ पीपल क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ पीपल हु ट्रैवल बाय आइदर बस और कार कितना होगा? 35 बस में है और 18 कार में है। तो 35 प्लस 18 ऐड कीजिए, कितना आएगा? 35 प्लस 18 53 आ गया इसमें। और टोटल नंबर ऑफ साइकिल में कितने? 72 है। तो 72 से 53 माइनस करें तो कितना आएगा? 72 माइनस 53 कितना हो गया? 19। 19, तो 19 पीपल क्या होगा? 19 पीपल, 19 मोर पीपल ऐसे हैं जो हु साइकिल्ड टू वर्क। तो 19 लोग ऐसे हैं जो क्या है, आपका वर्क करने के लिए साइकिलिंग करते हैं। तो क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन को समझना, हाउ मेनी मोर पीपल इंडिकेटेड दैट दे साइकिल्ड टू वर्क कंपेयर्ड विथ दोज हु ट्रैवल बाय इधर बस और कार। जो बस और कार से ट्रैवल करते हैं उनसे कितने लोग ज्यादा है जो खाली साइकिल से करते हैं? तो बस और कार को हमने ऐड कर दिया। बस का कितनी है? 35, कार कितनी है? 18, 53 हो गया। और खाली साइकिल में कितने लोग जाते हैं? 72 जाते हैं। तो 72 और 53 माइनस कर देंगे तो 19 लोग ऐसे हैं जो बस और कार में जो ट्रेवल करते हैं उनको मिला करके भी उससे 19 लोग ज्यादा है जो साइकिलिंग करते हैं। खाली क्वेश्चन खाली आपको समझने हैं कि बोल क्या रहा है, इसमें मीनिंग क्या है। कितना आसान क्वेश्चन है देखो। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट स्टेटमेंट के लिए। गिवन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है? बहुत ध्यान से पढ़ना है, कोशिश करने के लिए, सबको कोशिश करने के लिए। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टीचर नीड्स। स्टेटमेंट वन। पूरा पूरा ध्यान आप क्वेश्चन को, जो एक एक शब्दों को समझने के, उसके मीनिंग को समझने में लगाइए। यही प्रैक्टिस है, इसी से आपको वहां निकल जाएगा। स्टेटमेंट टू है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब आप जानते हो इसके अंदर क्या होते हैं, बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू है या सेकंड ऑप्शन होता है कि बोथ आपका फॉल्स है, फिर थर्ड होता है पहला करेक्ट दूसरा फॉल्स, और फोर्थ है ऑप्शन में पहला फॉल्स और दूसरा करेक्ट। क्या बोल रहा है? पहला क्या सही है? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टीचर नीड्स। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में, जो टीचिंग मेथड में, ये टीचर के नीड को पूरा करता है। क्या ये सही है? लर्नर मतलब जो सीखने वाला। तो सीखने वाला कौन होता है? स्टूडेंट होता है। तो टीचर का नीड पूरा नहीं होता, स्टूडेंट का नीड पूरी होती है। तो स्टेटमेंट वन क्या हो गया?
इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज centered on cooperative determination of subject matter। तो जो छात्र केंद्रित मतलब स्टूडेंट को केंद्रित आपका फोकस करके मतलब जो लर्नर सेंटर्ड जो मेथड होती है, छात्र केंद्रित मेथड क्या करता है? वो कोऑपरेटिव करता है स्टूडेंट को समझने के लिए, उनको डिटर्मिनेशन को देखने के लिए और सब्जेक्ट मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्या होगा? स्टेटमेंट 2 क्या है? करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। कोई भी डाउट हो अभी पूछिए, समझने में कोई दिक्कत हो तो पूछिए, बहुत आसान है। हम जानते हैं कि जो एक छात्र केंद्रित मेथड होती है, एक शिक्षक केंद्रित मेथड होती है, मतलब टीचर ओरिएंट के सेंटर्ड मेथड और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड या लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो लर्नर सेंटर्ड मेथड में क्या होती है? टीचर के नीड को नहीं, स्टूडेंट के नीड को पूरी की जाती है। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो क्या होगा? डी सही हो जाए। तो डाउट? कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, which of the following is a technique to provide right kind of support in right amount at right time to increase the child's competence? ऑप्शन ए है स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन बी है असिस्टेंट, ऑप्शन सी है एकोमोडेशन, ऑप्शन डी है स्कीमास। तो कोशिश कीजिए क्या होगा कौन सा। अगर आपने यूनिट 1 आपको अच्छे से तैयार है आप कर सकते हो। स्कैफोल्डिंग एक ऐसा टेक्निक होती है एजुकेशन में जो बताता है ये कि एक आपका ये टीचर्स मॉडल या डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि किस तरह से किसी समस्या को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और फिर वो सपोर्ट देता है, फिर बच्चे को बताता है कि कैसे उसको मतलब करने में उसको हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ ये प्रोवाइड करता है कि सही समय पर सही तरह का सपोर्ट और सही अमाउंट पर सही सही टाइम पर उसको प्रोवाइड करते हैं जो लर्नर होते हैं। तो ये जो खासकर जो आपका जो बच्चे जो होते हैं, चाइल्ड्स आपका जो कॉम्पिटिटिवनेस होते हैं उसके लिए, ताकि बच्चे का आपका जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है वो इंक्रीज कर सके। तो क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन 7 के लिए? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन, स्वयं प्रभा इज एन एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड बाय डैश 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 that is available 24/7 through 34 DTH direct to home channels। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन बी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी। ऑप्शन सी है, आप बताओ इनमें इन दोनों में से कोई है आपका आंसर? लग रहा है ऐसा कोई? ऑप्शन ए और बी में से? सर डी लग रहा है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया, ओके, आपको डी लग रहा है। सी में बोला गया है कि सी नहीं लग रहा है। सी में क्या बोला है? कंसोर्टियम फॉर द एजुकेशनल कम्युनिकेशन, सीईसी। और डी में क्या बोला है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑन टेक्निकल एजुकेशन। ये ऑल इंडिया जो आपका एआईसीटी जो है वो ये नहीं करता है, टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बोलता है। ये स्वयं प्रभा जो है ये ऑप्शन ए करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जो जानते हैं हम लोग, ये ऑप्शन सही है। ये ग्रुप ऑफ 34 डीटीएच चैनल होते हैं, चैनल है ये टेलीकास्टिंग के जरिए भी आपका हायर एजुकेशन या हाई क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं जो 24/7 होती है। इसको करने के लिए हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं जिसको GSAT-15 सैटेलाइट होती है। ये इनिशिएटेड किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जिस समय ये किया गया था उस समय ये नाम था, अभी नाम चेंज हो गया है, अभी इसका नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम है। याद रखेंगे, स्वयं प्रभा बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, a learner combines her/his previous schemas or modifies them as per new experiences।
The process of combining, modifying existing schemas and to arrive at new schemas is known as, इनका नाम क्या होगा? Accommodation, assimilation, adaptation या इक्विलिब्रेशन। तो बताइए कौन सा आपको लगता है? एक्कोमोडेशन जो होती है वो ऐसा टर्म है कि जिसको जीन पियाजेट थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। ये कॉग्निशन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। ये बताता है कि ये आपका जो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग किसी का मेंटल जो स्थिति होती है, मतलब मेंटल मॉडल कह सकते हो, कि नई जब अनुभव प्राप्त होते हैं उसको अकोमोडेट करने के लिए, न्यू एक्सपीरियंस जब गेन होते हैं उसको अकोमोडेट करने के लिए। और जो आपका एसिमिलेशन होती है ये इन्वॉल्व होता है ये इन कोऑपरेट करने के लिए, कि नए अगर चीजों का आप देखते हो, कोई नए अनुभव मिलता है, या जैसे अभी आप इसको पढ़ाई कर रहे हो तो आपको नए तरह से आप ये देख रहे हो कि रॉन्ग आंसर का एलिमिनेशन करके आप कैसे आंसर तक पहुंचते हो, ये जो अनुभव है ये सारे आप सीख रहे हो उसमें। ऐसे या कहीं कहीं और कुछ नया कुछ आप देखते हो जो एनवायरनमेंट में होती है, या जो भी चीजें हमारे आसपास होती है, या जब भी आप उसको लर्न करते हो, तो एसिमिलेशन में क्या होती है कि इन्वॉल्व करता है आपका कह सकते हैं कि इसको जो जो कोऑपरेटिव जो नेशनल जो आपका जो सहभागिता का चीजें होती है, उसमें नए अनुभव को, नए एक्सपीरियंस को, जो आपका मेंटल मॉडल में जो पहले से है उसमें कोई चेंजेस किए बिना आप उसको एडप्ट करते हो, तो ये आपका एसिमिलेशन होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो एकोमोडेशन होगा, क्योंकि एकोमोडेशन ये बताता है कि चेंजिंग एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का जो मेंटल मॉडल होती है उसको नए अनुभव के साथ, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली एक इंसान अगर मान लीजिए कि किसी मोटिवेटर या किसी आपका धार्मिक गुरुदेव के प्रवचन सुन के अगर वो अहिंसा का की तरफ अगर जाता है, पहले अगर वो अहिंसा मतलब जैसे वो अगर वो नॉनवेज छोड़ देता है, जबकि पहले अगर नॉनवेज लिया होता है, अगर किसी नॉनवेज पहले वो मान लीजिए नॉनवेज खाता था, आप उनके किसी गुरुदेव का बात सुन के, या किसी जो बड़े बड़े जो वक्ता है जो उनके बात सुन करके, या जो अहिंसा परमं धर्म ये जो दर्शन में बताया गया है इसको पढ़ के अगर उसको चेंजेस आते हैं, तो ये क्या होती है, उसका जो पहले का सोच में वो ओवरलैप हो गया और नई चीजें उसमें, मतलब उसमें ग्रो किया उसने। ऐसे ही हम जब गीता पढ़ते हैं या जो कोई दर्शन का बुक पढ़ते हैं, तो हमारे पास जितने समस्याएं होती है उस समस्याओं को हैंडल करने के लिए एक नया सोच, एक नई तरीके से हम सोच को डेवलप करते हैं। जो हम फिलोसफी पढ़ते हैं, भगवत गीता हो गया या योग दर्शन हो गया, इनको पढ़ने के बाद तो ये क्या हो गया, आपका एक नई चीजों को हमारे अंदर डेवलप होती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 क्या बोला है? Which of the following curriculum development model comes under the technical scientific model? ऑप्शन ए है ओपन क्लासरूम मॉडल, ऑप्शन बी है ताबास मॉडल, ऑप्शन सी है इंस्टेंस एंड फैंटिनी मॉडल, एंड ऑप्शन डी है रोजर्स मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस। आप बताइए इनमें से कौन सा होंगे? जो टावर्स मॉडल होते हैं ये करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल के अंतर्गत आता है। ये कंसिडर करता है कि टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल के साथ इसका लिंक होता है। ये टावर्स मॉडल जो है ये इनका नाम से डेवलप किया गया था। इनका नाम था हिल्डा टावर। इन्होंने एक आर्किटेक्चर थे पहले, बाद में एक शिक्षक के रूप में, एक एजुकेटर के रूप में कन्वर्ट हुए थे। तो इस हिसाब से क्या होगा, कौन सा करेक्ट क्या होगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ताबास मॉडल। टावर्स मॉडल। नोट करते जाए जो जो आपके लिए नया हो, जिसको आप नहीं कर पा रहे थे, जो उसको कॉपी में नोट करते जाए, और फिर बाद में इस टॉपिक को आप बुक से पढ़ना ताकि आपको वो सेक्शन अच्छे से रेडी हो जाए।
और इन्वॉल्व हो जाइए। जितना आप गलत बोलो सही बोलो बड़ी बात नहीं है, बोलो, बोलते बोलते चीजें सही हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, सर्वे रिसर्च, क्वेश्चन नंबर 11th, सर्वे रिसर्च इज वन ऑफ द की मेथड्स इन, किसमें, फिजिक्स में, हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, या आपका सर हंड्रेड सोशियोलॉजी। इसमें, हाँ, कौन सा होगा? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र में। सोशियोलॉजी एक ऐसा मैं आपका ब्रांच है या एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम जब शोध करते हैं, जब रिसर्च करते हैं, तो हमें सर्वे करने पड़ते हैं। ये मुख्य मेथड होती है सोशियोलॉजी के लिए। ये इन्वॉल्व होता है कलेक्शन, सब हम जब डेटा को इकट्ठा करते हैं, पॉपुलेशन लेते हैं, एक किसी पोर्शन, एक किसी खास पोर्शन में पॉपुलेशन के जरिए के उसके जरिए हम इंटरव्यूज ले सकते हैं, या और भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसके जरिए हम इकट्ठा करते हैं। तो आप देखते हो कि चुनाव के समय ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, इलेक्शन समय के समय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, methods of social research is directly linked to different visions of, ए है सोशल रियलिटी, बी है लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, सी है सिमुलेशंस एंड डी है वर्चुअल रियलिटी। द सोशल सोशल, रियलिटी। हाँ, सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ये सोशल रियलिटी जो होती है, ये मेथड होती है सोशल रिसर्च के लिए। ये डायरेक्टली लिंक होता है डिफरेंट जो विजन्स ऑफ सोशल रियलिटी के साथ है। अलग अलग जो सामाजिक जो आपका वास्तविकता होती है उसके साथ ये संबंध, ये लिंक होते हैं, संपर्क होते हैं। ये मेथड डिजाइन होते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, आपका इंटरेक्ट करने के लिए कि कैसे इंडिविजुअल और ग्रुप आपका इंटरेक्ट करता है किसी सोसाइटी के अंदर। तो ये कंडक्ट करता है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि सोशल समाज के जो चीजें, जो वास्तविकता जो जा रही है, जिस तरह की सोच बदल रही है या जिस तरह की चीजें हो रही है उसको जानने के लिए। तो क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 13, ग्रैंड थ्योरीज ऑफ सोशल साइंसेस ऑपरेटेड एट, ऑप्शन ए है लोअर लेवल, ऑप्शन बी है सिंपलिस्टिक लेवल, ऑप्शन सी है, नहीं ये स्टेटमेंट्स है, नहीं ऑप्शन ये है कैटेगोरियल लेवल, एंड ऑप्शन डी है हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन। तो इसमें बताइए कौन से होंगे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ग्रैंड थ्योरी ऑफ सोशल साइंसेस, तो ग्रैंड थ्योरी क्या पढ़ना, ग्रैंड थ्योरी सोशल साइंस क्या कहता है, ये हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन को बताता है, इसके साथ डील करता है। ये अटेम्प्ट करता है बहुत लार्ज स्केल में जो रिलेशनशिप्स होते हैं और उसके आंसर्स होते हैं, ये फंडामेंटल क्वेश्चंस को राइज करते हैं। जैसे क्यों किसी सोसाइटी में किसी खास चेंजेस आई है, क्यों बदलाव आई है, जैसे रिलेशनशिप में, जैसे माता पिता के साथ जो बच्चों का जो बिहेवियर है बड़े हो जाने के बाद, क्यों इतने ओल्ड एज होम खोल रहे हैं, या क्यों माता पिता अपने आप को, बड़ी संख्या में जो माता पिता जो ओल्ड एज होम में रहते हैं वो क्यों रहते हैं, अगर इनको जानना होगा, इस तरह कोशिश करने होंगे, इस तरह बदलाव क्यों हो रहे हैं। ये सारा थ्योरीज जो आपका, ये एक ब्रॉड और कॉम्प्लेक्स होती है, इसको प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क देता है और एक स्ट्रक्चरल आइडियाज देता है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बचिए 14, which of the following are considered major type of qualitative research questions। स्टेटमेंट्स है आपका, नॉन, ए है नॉन पर्पसिव, बी है कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, सी है प्रेडिक्टिव, डी है इवेल्युएटिव, और ई है डेस्क्रिप्टिव। उसके बाद आपको पूछा गया है ए बी सी डी ऑप्शन में, आप बताएं क्या लगता है कौन से होंगे। सर इसमें क्वालिटी ऑफ रिसर्च के ऊपर बताना है।
हाँ, Connected क्वालिटी ऑफ measure रिसर्च के types लिए of क्या? qualitative research questions. हम्म, इस ये एक क्वेश्चन तो में बी हो सकता है, causes and consequences. नहीं, पहला आपका जो मतलब 5 कूट स्टेटमेंट है, बताना ना। नीचे नीचे 4 कूट है। हाँ, तो इसमें से जो करेक्ट है वो देख रही थी मैं। कौन से होंगे? एक तो इवैल्यूएशन लग रहा है मेरे को, कौन कॉसेज से? एंड कॉन्सिक्वेंस लग रहा है। नहीं, एबीसीडी बताओ कौन सा है? बी ऑप्शन सही लग रहा है। डी में बी बोल रहे हो? बी बी फॉर बी बॉय? हाँ, बी कॉसेज एंड कॉन्सिक्वेंस। अरे बी। ये ऑप्शंस नहीं है, ये तो स्टेटमेंट्स है, नीचे है, ये कूट है, ये एबीसीडी है, जिनमें से जो चूज करनी। सर वो जो ऑप्शन है उसमें से करेक्ट निकाल रहे हो ना, फिर जो नीचे समझ में आ जाएगा ना, फिर उसमें से कटता जाएगा ना। ओके, ठीक है। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मेरे को बी लग रहा है, तो आप बताइए ना करेक्ट है तो फिर मैं वहां तक पहुंचू। डी एक अगर लग रहा है, इवैल्यूएशन सही लग रहा है, बी डी। चलो आप डी अगर, चलो अब आंसर निकालो, आप किसको लोगे? ए बी सी डी ऑप्शन में कौन सा चूज करोगे? ऑप्शन में डी वाला। क्यों? मुझे ये चारों लग रहे हैं क्योंकि। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपने थोड़ा समय ज्यादा लिया, लेकिन सही बताया एकदम आंसर। इसमें आप खाली ये देखो क्या बोला, इसको 5 सेकंड से ज्यादा आंसर नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, ओनली 5 सेकंड्स। खाली एक चीज को आप नोटिस करो, बाकी लोग कोशिश करें करने के लिए, हर कोई कोशिश करे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड मेजर टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन? नॉन पर्पसिव, किसी का किसी शोध का मतलब कभी नॉन पर्पसिव हो सकता है क्या? उद्देश्यहीन हो सकता है? नहीं, उद्देश्यहीन उद्देश्य कभी तो नहीं हो होगा ही सकता। ना। इसका मतलब क्या हुआ? जो ए है, ए कभी हो ही नहीं सकता। ए कभी जहाँ हो नहीं जहाँ ए सकता। है वो काट दिया। तो ये ए कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा? खाली डी बचा। तो 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर आप पा सकते हो। बाकी आप जो बाकी में बोले, कॉजेज एंड आपका कॉन्सिक्वेंसेस सही है, प्रेडिक्टिव सही है, इवेल्युएटिव सही है, डिस्क्रिप्टिव सही है, लेकिन अगर आंसर तक पहुंचने हैं तो आप ऐसे ही आप पहुंच सकते हो, इतनी जल्दी पहुंच सकते हो। जब आप इसमें जल्दी करोगे तो डीआई के क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, टाइम एंड कॉस्ट आर नॉट रिलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है? non unit non-response and item non-response do not matter in deciding sample error। इसके बाद आपको बतानी है कि स्टेटमेंट कौन से करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, दोनों फॉल्स है, पहला करेक्ट सेकंड फॉल्स, या पहला फॉल्स सेकंड करेक्ट। ये बोल रहा है स्टेटमेंट में कि टाइम एंड कॉस्ट आर नॉट रिलेवेंट इन द डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज। हम्म टाइम एंड कॉस्ट दोनों तो डिटरमाइन करते हैं। तो फिर स्टेटमेंट वन क्या, रॉन्ग हो गया, राइट हुआ? रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है? यूनिट नॉन response and item non response do not matter in deciding the sampling error। ये बहुत मैटर करता है। अगर हाँ, आप, ये भी रॉन्ग हो गया। ये भी रॉन्ग हो गया, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो सही क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो गया। अब धीरे धीरे आसान लगता जा रहा है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इस तरह के। जैसे वो समझ में आ रहा है ना, पहले समझने में, अब धीरे धीरे लग रहा है कि समझ में आ रही है चीजें। The sciences of studying the feedback systems in humans, animals, and machines is described as, option से feedback science, experience study, message hermeneutics, yes, cybernetics। feedback science, experience study, message hermeneutics, या cybernetics। ये क्या बोलना चाह रहा है? द साइंस ऑफ स्टडिंग ऑफ फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम सभी में।
डिस्क्राइब करते हैं। हाँ, इसमें आपको सारे टर्म्स को आपको जानने हैं। तो इसमें क्या होती है, जो साइबरनेटिक्स होती है, ये कम्युनिकेशन का विज्ञान होता है, जो एक कंट्रोल करता है, मतलब कंट्रोल थ्योरी और कम्युनिकेशन, ये कह सकते हैं कि साइंस ऑफ कम्युनिकेशन ये होती है। ये स्पेशली आपका ये करता क्या है कि आप कंपैरेटिव स्टडी करता है जो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के साथ। जैसे मान लीजिए कि नर्वस सिस्टम जो ब्रेन के है उनके साथ है, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो कम्युनिकेशन होती है उसके साथ। जैसे आपने आप हमारा ब्रेन जो कुछ वर्क करता है उसके साथ क्या करता है कि आपका इम्पल्स को सेंड करता है। उस इम्पल्स के साथ कैसे कैसे आप जानते हो कि मोटर मोटर न्यूरन सब कुछ पढ़े हो आपने, मतलब बायोलॉजी बायोलॉजी में। तो ये जो काम करता है ये आपका एक वो भी एक कम्युनिकेशन ही होती है, वो एक साइंस ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, ये डी होगा। बाकी आप बहुत अच्छे से पढ़ना, सब चीजें आपको जरूरत है इन सब चैप्टर्स के इस सेक्शन का अच्छे से दोबारा रीड करने के लिए। क्वेश्चन 17, द सोशियल लेवल लैंग्वेज एज, ऑप्शन ए है टेक्निकल कोड, ऑप्शन बी है प्रोफ्यूजन ऑफ साइंस, ऑप्शन सी है वर्बलिज्म, ऑप्शन डी है मैक्रो जनरलाइजर। तो ट्राई कीजिए। सर ये नहीं आ रहा। ये जो आपका क्वेश्चन बताया गया है, इसमें दे दे सोशल लेवल लैंग्वेज एज टेक्निकल कोड या प्रोफेशन ऑफ साइन या वर्बलिज्म या मैक्रो जनरलाइजर। तो ये आपका लैंग्वेज के साथ साथ आपका जो लैंग्वेज ऑफ सिस्टम ऑफ साइंस को दिखाता है। ये जो साइन मतलब जो चिन्ह होते हैं, जो आपका सिम्टम होते हैं, सारे साइन जो होती है सिस्टम में एक आपका सिग्निफायर की तरह काम करता है। जैसे कि कह सकते हो कि एक पैटर्न की तरह काम करता है, वर्ड के पैटर्न की तरह। और ये सिग्निफाई करता है, मतलब जो पर्टिकुलर जो कोई वर्ड है उसका, उस वर्ड का कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग, इसको उस वर्ड को वो ये सारी चीज को वो आपका एक्सप्लेन करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेशन ऑफ साइन। आप देखते भी ऐसे हो कि अगर एक ही बात को अगर अलग अलग टोन से बोला जाए तो उसकी मीनिंग क्या होती है, चेंज हो जाती है। एक ही लाइन को अगर हम टोन चेंज कर देते हैं तो कभी कभी नहीं होता है कि कोई एक ही लाइन को जैसे अगर कहा जाए कि आप तो बहुत अच्छे किए हो, उसी को मजाक के लहजे में भी हम कह सकते हैं, उसको अप्रिशिएट के लहजे से भी कह सकते हैं। तो चिन्ह क्या होती है, उसका साइन होती है, बोलने का टोन और बोलने का बॉडी लैंग्वेज वगैरह, ये सारी चीज। प्रोफ्यूजन ऑफ साइंस। Question 18. Which of the following are the criteria for public service communication? ऑप्शन स्टेटमेंट्स है आपका, पर्सनल आइडियाज, आइडियोलॉजिकल स्लैंट, एक्यूरेसी, comprehensiveness, सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट्स। अब इसके बाद आपको नीचे कोड दी गई है, उस कोड को आपको चूज करनी है। तो पहले बात यह है कि क्या बोला है, पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन। तो पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन में जब आप पब्लिक सर्विस में जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो वहाँ पे आपको पर्सनल बायस में कोई नहीं होता कि आपका जो खुद का जो बायसिंग होती है इसमें उसका कोई रोल नहीं होता कि आपका खुद का विचार क्या है, वो नहीं होता है। हम्म, तो ये कट जाएगा। तो ए जहाँ ये जहाँ है जहाँ आप पर काट दो। तो एक कटने का मतलब ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन डी भी कट ऑप्शन गया। डी कट गया। अब आती है आइडियोलॉजी का। अच्छा, इसमें जब हम चेक करेंगे तो इसका एक नियम होता है इसको चेक करने का। क्या बचा, सी और बी बचा। तो सी और बी में हम्म जो कॉमन है उसको तो उसको मत चेक करो क्योंकि वो तो दोनों में होंगे। क्या क्या कॉमन है देखो, बी सी डी है और सी डी ई है। मतलब आपको बी और सी क्या है, सी और डी क्या है, दोनों में कॉमन है। तो सी और डी को हम्म चेक ही नहीं करना है क्योंकि वो तो है ही है, उससे आपको नहीं हम्म मिलेगा। आपको चेक करना है बी और ई को चेक करना है। अगर बी सही होगा तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ई सही होगा तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
ये भी एक तरीके होते हैं, ताकि आपका समय कम से इसमें कम दिया खर्च। आइडियोलॉजिकल स्लैंड और सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट, तो बी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है उसमें। जो आपका इसमें आपका देखो 20 जो जो दोनों में कॉमन है, सी डी कॉमन है, आपको बी और ई में चेक करनी है। बी क्या बोल रहा है आपका आइडियोलॉजिकल स्लैंट, और सी क्या ई क्या बोल रहा है आपका सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट्स। आइडियोलॉजिकल स्लैंट आपका ये आपका खुद का अपना हो सकता है, लेकिन आप इसको अच्छा, पब्लिक सर्विस में आप इसको नहीं कर सकते हो। ये आपका खुद का कुछ आइडियोलॉजी हो सेपरेशन सकती है ऑफ अपने। ओपिनियन एंड फैक्ट। हाँ, ओके। तो सेपरेशन ऑफ आप सोचो कि आप अगर किसी एक न्यूट्रल होना होता है। पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन में आप क्या करते हैं, न्यूट्रल होते हो, मतलब आप किसी की हाँ। तरफ झुकते नहीं हो, तो आपका एक आइडियोलॉजिकल हम्म स्लैंट होगा ही नहीं ना, झुकाव तो होगा नहीं। हम्म वैचारिक झुकाव कहाँ पे होगा। हम्म इसी ये एग्जाम यही चाहता है कि आप कितनी ज्यादा एक्यूरेट आप इसको सोचते हो। सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन। According to some expert like uh, Marshall McLuhan, the following are considered hot media. हॉट मीडिया के लिए कौन कौन से है, आपका कुछ स्टेटमेंट है। टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा और प्रिंट। इसके बाद आपका कूट दिया गया है। तो मैं बोल देता हूँ पहले आपको एक बार। हॉट मीडिया के रूप में, जिसको आप इसको नोट भी कर सकते हो कॉपी में, कुछ चीजों को हॉट मीडिया माना गया है। जैसे रेडियो, मूवी, फोटोग्राफ, प्रिंटेड वर्क और बुक और लेक्चर, इसको हॉट मीडिया माना गया है। तो और एक बार फिर से बोलिए। रेडियो, मूवी, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, प्रिंटेड वर्ड, प्रिंटेड वर्ड, बुक और लेक्चर, बुक एंड लेक्चर। इसको हॉट मीडिया माना गया है। और कोल्ड मीडिया में आता है टेलीफोन, टेलीविजन शो, सर कार्टून, एक मिनट, फिर से बोल दीजिए कोल्ड में। टेलीफोन, हम्म टेलीविजन शो, जी। कार्टून, हम्म स्पीच, हम्म डायलॉग, जी। सेमिनार। सेमिनार, ओके। तो यहाँ देखते हो, क्या देखते हो कि ये पूछा गया कि हॉट मीडिया पूछा गया है। तो तो हॉट मीडिया टेलीफोन में कट क्या गया। होगा, टेलीफोन कटेगा, टेलीफोन नहीं होगा। और हम्म टेलीविजन नहीं होगा तो ए और बी जहाँ होगा उसको काट टेलीविजन भी दीजिए। नहीं होगा। तो ए और बी कटेगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन डी भी कट गया, खाली क्या बचा, सी बचा। सी, सी में क्या क्या है, सी डी रेडियो, ई, सिनेमा एंड प्रिंट। ये रेडियो, आपको सिनेमा एंड प्रिंट। समझ आया। हाँ आ गया, अब हॉट और कोल्ड आपने बता दिया ना, तो उससे समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 20। Internet itself is a network and also a model of cyberspace relations। और स्टेटमेंट 2 है, ग्लोबल इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजीज एडेड बाय द इंटरनेट heralded the arrival of the second media age by the end of the 20th century। अब आपको बतानी है, दोनों करेक्ट है, दोनों रॉन्ग है, पहला करेक्ट दूसरा रॉन्ग, या पहला रॉन्ग दूसरा करेक्ट, कौन से। सर दोनों करेक्ट लग रहा है मेरे को तो। हाँ जी, दोनों करेक्ट लग रहा है आपको। जी। इंटरनेट जो होती है, ये नेटवर्क आपका है, ये आपका जैसे मतलब ये बिल्कुल सही है कि मॉडल फॉर रिलेशन इन द साइबर स्पेस सही है पूरा इसमें। और ये ग्लोबल इंटरैक्टिव आपका जानते होंगे, जो टेक्नोलॉजीज के लिए जो फैसिलिटेट करता है, इंटरनेट हो गया, जो आपका हम कहते हैं कि ये सेकंड मीडिया एज हम कहते हैं इसको, ये 20th सेंचुरी के लिए। तो 20th सेंचुरी क्या है आपका, मीडिया एज, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक होती है किसके लिए, जो इंटरैक्टिव होती है, यूजर ड्रिवन होती है, ये सारी चीजें। तो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही बताया आपने। अभी आप बहुत इंप्रूव हो गया, आप लोगों का काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन, क्वेश्चन 21,
मैथ से है। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन द ईयर 2020 was 65,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर कितनी है 45,000। डेटा को नोट करते जाओ एक एक करके तुरंत तुरंत। इन द ईयर 2021 his monthly income increased by 15% and his monthly expenditure by 7%। कॉपी में तुरंत तुरंत इसको आप नोट करते जाओ, उससे बहुत आपको मतलब इजी हो जाएगा। What is the percentage interest in his saving? तो सेविंग में कितने परसेंट इंटरेस्ट हुआ? तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमें दोनों सेविंग निकालने पड़ेंगे कि 2020 में सेविंग कितनी हुई थी, 2021 में सेविंग कितनी हुई थी, और उसके बाद उसका हम परसेंटेज निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 21। तो सेविंग कब 2020 में इजिकल टू माइनस कीजिए, कितना आएगा 65,000 माइनस खर्चे कितने हुए थे 45,000। 45,000, कितने सेविंग हो गए 20,000। 20,000, और सेविंग इन 2021 कितना बोला है आपका? 15%. नहीं, हाँ His monthly income increased by 15%. 15%, ठीक है। तो निकालेंगे इसको, 65%. 65,000. कितना होगा आपका 74 7 इंटू इसको कैट करेंगे 50 माइनस 48। सर ये 74,750 कैसे आया? क्या बोला है? इन द ईयर 2021 हिज मंथली इनकम इंक्रीज बाय 15%। तो मंथली इनकम कितना था 65,000. उसका 13% 15% ऐड करो, उसमें कितना आएगा 65,000 का 15% निकाल लो, कितना आएगा बताओ? 9750. उसको ऐड कर दो, कितना आया 65,000 में? 74750. समझ आ गया? हाँ. सेम तरह से अगला क्या बोला है? अगला बोला है एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर कितना था 45,000 था। 45,000 का 7% निकालिए। 45,000 इंटू 7/100 कितना हो गया 3360. ऐड करो 45,000 में कितना आया 51360. 48,150 आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा 266,000। ये हमने सेविंग और मतलब एक्सपेंडिचर और इनकम को माइनस किया। तो कितना इंटरेस्ट किया सेविंग ने? इंक्रीज इन सेविंग कितना हुआ? पहले कितना हुआ था सेविंग 20,000, अब कितना हुआ है 26,000 26. 6,600। तो क्या करेंगे, दोनों माइनस माइनस करेंगे। 26,600 माइनस 20,000 इसके लिए कितना होगा 660. 6600 6,600। अब क्या करने हैं हमको परसेंटेज निकालनी है। तो इंक्रीज्ड परसेंटेज कितना होगा
in saving. In saving इजिकल टू कितना हो जाएंगे? इनिशियल कितना था? 6,000 6,600 divided by 20,000 into 100%. दोनों जीरो कट गए, कितना आया? अप्रोक्सीमेटली 33/100 होगा। 33%। ये भी काट दो आप, तो 33। सही कौन सा होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। 5/9 of a number is equal to the 25% of a second number. Second number is equal to 1/4 of the third number. The value of the third number is 2960. How much is 30% of the first number? आसान है। क्या बोला है? थर्ड नंबर कितना बोला है? 2960। हम इसी को लेकर चलेंगे। थर्ड नंबर कितना बोला? 2960। तो सेकंड नंबर कितना होगा? क्वेश्चन क्या बोला है? 1/4 ऑफ द थर्ड नंबर। सेकंड नंबर इज 1/4 ऑफ द थर्ड नंबर। 1/4 सेकंड नंबर इज निकालेंगे इक्वल इसको। टू द 1/4 ऑफ सेकंड द नंबर इक्वल थर्ड नंबर, ये बोला है इसमें। तो कितना हो जाएगा आपका? 1/4 इंटू 2960 कितना होगा? 740। अब फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, तो लेट करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स मान करते हैं। तो फिर जो क्वेश्चन बोला है ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या होगा? क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, क्या बोला है? 5/9 ऑफ ए नंबर मतलब 5/9 ऑफ x इक्वल टू द 25% ऑफ सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर जो निकला उसका हम क्या करेंगे? 25% निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 5/9 of x 5/9 of x is equal to 25% of सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कितने आई थी? 740। 740। तो 5/9 into x is equal to 25/100 into 740। काटो इसको, कितना आएगा? 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको ऐसे इससे भी काट सकते हो आप। कितने आएंगे? 4 से काटोगे तो 2 से पहले काट लो, कितना आएगा? 370। अब काटो इसको या मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो जाएगा। तो 10x/9 इज इक्वल टू क्या आएगा? 370 आ जाएगा। तो 10x इज इक्वल टू 9 इंटू 370 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? सॉल्व कीजिए। 9 इंटू 370/10 कैंसिल आउट। 9 इंटू 37 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 300।
33 ये x निकल गया। अब पूछा है कि 30% ऑफ फर्स्ट नंबर। क्या पूछा है क्वेश्चन में? हाउ मच इज द 30% ऑफ फर्स्ट नंबर। तो पहले नंबर का 30% कितना होंगे? तो पहला नंबर कितना निकल गया? x निकल गया। x का 30% निकालेंगे तो 30% ऑफ x इज इक्वल टू 30/100 इंटू 333। कितना आया? 0 काट दिया आपने तो 333 इंटू 3/10 कितना आएगा? इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 999/90 99.9 तो 99.9 आंसर होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी करेक्ट है। 99.9 क्लियर हो गया? कितना आसान था बोलो। Question 23. A man invested 1/3 of his retirement gratuity at 6% simple interest. At 6% simple interest. Question 23 कर रहे हैं। 1/4 of his gratuity at 7% and rest at 8% simple interest. If the annual return of this investment is 7,012 rupees, 12.5 rupees, find the total amount of gratuity invested by the man. ऑप्शंस 4 हैं। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होती है? SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ये फॉर्मूला होती है। तो लेट करते हैं ये फॉर्मूला। लेट करते हैं कि टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है, अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू रुपीज एक्स मान लें। तो पहला केस क्या बोला है? पहला केस बोला है, खाली इसको आप अच्छे से समझ लो, 1/3 ऑफ इस रिटायरमेंट ग्रेजुएटी कितना हमने क्या माना? हमने एक्स माना। तो 1/3 ऑफ एक्स रुपीज जो होगा एक्स का, वो 6% इंटरेस्ट में उसने इन्होंने इन्वेस्ट किया। 1/4 को जो है किसमें किया उन्होंने? 7% में किया। और जो बचेगा उसको कितने में किया? 8% में किया। 8% में। तो बचेगा कितना? बचने के लिए क्या करोगे आप? 1/3 1/3 प्लस 1/4 दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? LCM 12 आएगा। 4 + 3 4 + 3 होगा इज इक्वल टू 7/12। तो रेस पार्ट कितना होगा? पूरा 1 होती है। 1 - 7/12 इज इक्वल टू LCM ले लो 12। तो 12 - 7 इज इक्वल टू क्या होगा? 5/12। तो 5/12 पार्ट जो होगा वो किसमें कर रहा है? वो 8% में कर रहा है, 8%। तो याद रखना, पहले 1/3 लेना है, सेकंड वाला 1/4 लेनी है, और जो 8% पे होंगे वो 5/12 लेनी है। अगर इन सबको हम अप्लाई कर देंगे तो 1/3 इंटू क्या बोले फॉर्मूला हमने SI के लिए? P इंटू R इंटू T/100। तो P कितने होंगे? X और R कितने दिया है? 6। टाइम कितनी है? 1 साल। Y कितना होगा? 100 प्लस नेक्स्ट कितनी है? 1/4। इसमें भी अमाउंट कितनी है? X
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 7 टाइम कितनी है 1/100 प्लस अगला कितनी है 5/12 अमाउंट कितनी है x कितना इंटरेस्ट कितनी है 8 इंटू 1/100 इन सब का सम कितनी है इजिकल टू कितना होंगे 7,000 70125 125 70125 ये आपका बन गया लीनियर इक्वेशन इसमें आप इजीली कैंसिल आउट कर सकते हो इसको 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 2 से काटोगे इसको 2 और ये 3 हो जाएगा फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे दिस implies x/50 plus 7x/400 प्लस x/30 सॉल्व कर लेते हो तो इजिकल टू कितना हो जाएगा 5 से काट देंगे 100 को यहाँ पे इस जगह पे 5 से कट जाएगा 100 5 1 जा 5 5 20 जा 32 ये बचेगा ये इजिकल टू कितना होगा आपका 7,12.5 एलसीएम ले लेंगे कितना है कैल्शियम एलसीएम होगा 1200 कितना होगा 24x प्लस 21x प्लस 40x इजिकल टू कितना होगा 7012.5 सबको ऐड कर दे कितना होंगे 85x/1200 इजिकल टू 7012.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 85x इजिकल टू 7012.5 into 1200 तो x क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 7012.5 into 1200 divided by 85 सॉल्व करेंगे x आ जाएगा तो अमाउंट जो है आपका हेंस टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी इन्वेस्टेड बाय मैन सो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मैन इज इक्वल टू 99,000 कौन से सही होंगे ऑप्शन बी करेक्ट है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हाँ सर पर बहुत लेंदी नहीं था तो कुछ क्वेश्चन होते तभी तो क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन को हम बोलते हैं ना कि आप जो टाइम बचा रहे हो वो वहां पे लग जाती है ना एवरेज आपको 1 मिनट पे करनी होती है तो बाकी जो क्वेश्चन आपको कितने लगते हैं 20-25 सेकंड में निकल जाते हैं तो उनसे जो टाइम बचेगा उसमें आप डीआई में लगाओगे डीआई में हमेशा बड़े क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं है छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन अगर एक आध क्वेश्चन बड़े आ जाते हैं तो उसके लिए आपको टाइम सेविंग का जो टेक्निक है बाकी क्वेश्चन में बच जाएंगे ना जी सर अगला क्वेश्चन इन ए सर्टेन इसीलिए कहते हैं कि आप जब क्वेश्चन का चुनाव करो तो अभी आपका देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हो जाएंगे तो ऐसे जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको आप तुरंत मत करो उसको आप बाद में करने के लिए आप छोड़ दो सिंबल बना जो आपका वापस आपका ऑप्शन होते हैं ये बाद में करेंगे पहले जितने भी आपका मतलब जो ट्रिक से जितने क्वेश्चन हो सकते सारा कर लो उसके बाद जो टाइम बचेगा
ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे-लंबे होते हैं, बाकी लंबे-लंबे क्वेश्चन नहीं होते, बड़े-बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं। फिर जो टाइम बचेगा उसमें लगा देना, उससे आप पूरा सेफ में चले जाओगे ना, सेफ ज़ोन पे, कि आपका कोई क्वेश्चन छूटा नहीं। जो हम्म जो मतलब आपका जो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है सब आपने लगा लिया, उसके बाद जो टाइम बचा उसमें आप लगाओगे, तो क्या होगा आपको, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बड़े-बड़े होते हैं। अगर उसमें कुछ गलती भी हो जाएगा तो भी आप मतलब आप मान लो कि 50 में से अगर आप 45 क्वेश्चन में अगर आप सही करके आते हो तो भी तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है ना। जी सर। लेकिन उसको आप कर लोगे, क्योंकि हाँ अभी जो हम जितना हम अभी ट्रिक से कर रहे हैं उसमें आपको नॉर्मली एवरेज आपका 1 मिनट से करीब 180 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो 1 मिनट से ज्यादा ही मिलता है आपको एवरेज। लेकिन अगर क्वेश्चंस में अगर आप 20 सेकंड में निकाल लेते हो तो जो 40 सेकंड बचा है हर क्वेश्चन में, वो आप जब आप ऐसे जब 20-25 क्वेश्चन को ऐड कर दोगे तो आपको इसमें लगा सकते हो DI। ओके, जी अगला सर। क्वेश्चन 24, इन a certain coding language cheater is coded as EJGCBGT। तो उस लैंग्वेज में क्या आपका जो प्रीशर है उसको कैसे कोड करेंगे। तो आपको मैंने बता दिया था, एजोटी सिखाया था आप लोगों को पहले हमने, कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो अक्सर वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं एजोटी में। एजोटी क्या कहता है, नंबरिंग को याद करने का तरीका बताता है, E J O T Y। ई कितने में, 5 में आता है, 10 में आता है, 5, 15 में, 10, 15, 20 20, और 25। 25 समझाया था आपको। हम्म आप इसके आधार पे ई अगर 5 में है तो जो भी आपको दिया गया उसका आसपास देखो नंबर क्या होगा, क्या दिया पहले, सी कितने होंगे, 3 में हो जाएंगे। हम्म तो से सी के लिए क्या कोड किया गया है, ई कोड किया गया है, ई कितने में आती है, 5 में आती है। मतलब क्या हुआ, आप +2 ऐड कर रहे हो हर जगह पे। एज कितने में आती है, एज के बाद आप देखो, अगर आपको नहीं आता एज देखो। एच 8 पे आती है। हाँ आप ई के बाद क्या है आपका, EFGH 8वें में आती है। 8वें के लिए क्या हम्म किया गया, जे किया गया है, मतलब क्या दो दो आगे बढ़ रहा है। तो अगर दो दो हम्म आगे बढ़ेगा तो पी कितने नंबर पे आता है, OP, ओ कितने में, 15 पे आता है, पी तो पी कितने में आएगा, 16 में 16 आएगा। पर, 16 तो पर। 16 में 2 ऐड करो कितना आएगा, 18 आएगा। हाँ 18 आर पर है, तो यानी कि आर से शुरू होगा। तो अगर R से शुरू होगा तो फिर क्या क्या ऑप्शन तो कट गया, बी और डी को कट जाएगा। समझ आ गया। तो हाँ अब बी इसमें और आर डी आपका कट देखेंगे, गया। इसके बाद आर R, 18 पर है। तो 20 में क्या आएगा, टी टी। आएगा। तो टी दोनों में हाँ। है, जी भी हाँ दोनों टी में है, जी दोनों में छोड़ है। दो। हम्म सी चेक करो, सी और बी में, तो सी और बी कौन कौन से नंबर हुआ, 1 2 1 2 टी 3 3 में है। 5। आपको चेक करनी है कौन सा, फोर्थ चेक करनी है, फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ ए। नंबर आपका है, ए है। ए में ए अगर आप 1 पर है तो तो 3 ऐड करोगे तो कितना आ ए जाएगा, ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ आ गया। हम्म तो कितना टाइम बचा ना आपका, 1 मिनट तो खर्च खर्च आपके हुए नहीं आपके। हाँ ये ये वाला मुझे आता है, कोडिंग और डिकोडिंग वाला। तो ऐसे टाइम बच जाती है इसमें, आपको आगे के लिए। उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो जो एक आता है ना, जैसे जिसमें नंबरिंग दिए रहते हैं, जैसे 5, 20 इस तरीके से, फिर विच नंबर इज नेक्स्ट, फिर उसमें वो कभी कभी समझने में दिक्कत होती है, तो इसमें वो कौन कर सा फॉर्मूला यूज किया हुआ वो है। करते करते आ जाएगा, यही देखो, ये अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, 7 10 हाँ चलिए आ 19 गया नेक्स्ट 46 वन। 127। हम्म। तो आप थोड़े से अगर स्क्वायर क्यूब याद रखोगे तो आपको फटाफट निकल जाएगा इसमें। आप देखो 7 में क्या देखो, 3 ऐड करो कितना आएगा, 10 आएगा। हाँ 10 में 3 का स्क्वायर ऐड करो कितना आएगा, 7 में 3 का स्क्वायर 21। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9। 10 में 9 ऐड करो कितना आया, 19। फिर 19 में 3 का क्यूब ऐड करो कितना आता है, 3 का क्यूब कितनी होती है, 27 होती है। हाँ 27 में 19 में 19 फिर ऐड करो कितना 27 आएगा, ऐड करा, हाँ कितना आएगा। 46। तो रूल क्या निकला, 3 स्क्वायर 3 क्यूब लगातार आप ऐड करते जा रहे हो। मतलब 3 पे क्यू बढ़ते जा रहे हैं, 3 स्क्वायर, हाँ 3 क्यू, 3 4, 4 हाँ। टाइम, फिर 5 तो टाइम्स। 3 टू द पावर 5 कितनी होती है, उसमें आप ऐड कर दो, 46 हो गया आपका।
तो जो नंबर हाँ आएगा उसमें क्या करोगे? उसको पहले वाले 127 नंबर प्लस, में ऐड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप 3 to the power 1 ऐड कर रहे हो। एक मिनट। जो पहला नंबर आता है आपका, साथ में 7 में क्या कर रहे हो आप, 10 को ऐड कर, 3 को ऐड कर रहे हो, तो ये 3 हाँ ऐड कर रहे हो। इसमें 3 स्क्वायर हम्म, ऐड कर रहे हो। इसमें 3 to the इसमें power 3 ऐड कर रहे हो। 3 इसमें इसमें 3 to the power 4 ऐड किया आपने। फिर क्या करोगे हाँ आप, इसमें आप 3 to the power 5 ऐड करोगे। तो 3 to the power 5 कितनी होती है? 343 होती है। कितनी होती है सर? मल्टीप्लाई करो, कितना होती है देखो, 3 इंटू 3 कैसे इंटू 3 निकालेंगे? इंटू 3 to the power 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 81 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 3243 आ गया। और इस 243 में क्या ऐड करोगे? 127 पीछे वाला। तो 243 हम्म, में 127 ऐड करो, कितना आया, 370। 370 नंबर कौन सा सही होगा, 370 डी। 370 समझ आ गया? हाँ कोई डाउट है? अब ये और नंबर आएंगे ना और प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। Which fallacy is committed in the following argument? Question 26. When I called you, you were neither in your class nor in the laboratory. Why you avoiding me? इसके बाद इसका ऑप्शन है सर्कुलर आर्गुमेंट, रेड हेरिंग, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, स्लिपरी स्लोप। अच्छे क्वेश्चन है कम्युनिकेशन से। तो क्या होती है इसमें, रेड हेयरिंग ऐसे होती है जिसमें किसी को इग्नोर करना या उसका आंसर नहीं करने को कहा जाता है। तो क्या आ जाएगा, रेड हेयरिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट? कौन से इनमें से लॉजिकली इक्विवेलेंट है? ए है स्टेटमेंट, सम एनिमल्स आर बर्ड। बी है सम एनिमल्स आर नॉट नॉन बर्ड्स। सी है some birds are not non animals। एंड डी है some birds are animal। अब इनमें से आपको बतानी है कि दोनों कौन ऐसे दो है, मतलब कौन कौन से ऐसे हैं, दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं या दो भी हो सकते हैं, कि जिसका मीनिंग सेम है, लॉजिकली मीनिंग सेम होते हैं, सेम है। देखो क्या बोला है, सम एनिमल और बर्ड, और दूसरा क्या बोला है, सम एनिमल आर नॉट नॉन बर्ड्स। नॉट भी लिखा है, नॉन भी लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, बर्ड। तो ए और बी क्या है, दोनों समान है। ए और बी का मतलब क्या है, दोनों का समान है, इक्वल है। और फिर क्या बोला है सी में, सम नॉन नॉन बर्ड्स आर नॉट नॉन एनिमल। तो नॉन बर्ड्स बोला है, एक बार नॉट लगाया है, आर नॉट नॉन एनिमल, तो दो बार नॉट नॉट और नॉन लग गया, तो क्या हुआ, ये गलत हो गया। और डी क्या बोला है, सम बर्ड्स और सम एनिमल। बर्ड्स आर एनिमल, ये करेक्ट है। हाँ, तो फिर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट। ए बी डी। सर आज इतना ही करें? हाँ, छोड़ देते हैं, 1 मिनट इसको खत्म कर लेते हैं। हाँ सर इसको कंप्लीट कर रहे थे। If the statement no animal or fishes is given as a false, अगर ये false है, if the no animal or fish अगर ये false है, then which of the following statement can be immediately inferred to the true? All fishes are animal, some animals are fishes, all animal are fishes, some animal are fishes। नो एनिमल्स आर फिशेज, ऑल फिशेज आर एनिमल्स, सम एनिमल्स। सर एक तो बी करेक्ट होगा, सम एनिमल्स आर नॉट फिशेज। नो एनिमल और फिशेस,
or some animal, no animal or fishes is given false. ये false है ना, तो हाँ no animal or fishes मतलब some animal are not fishes. No animal or fishes, some animals are not fishes, and all animals are fishes. Some animal are fishes. अगर ये false है, no animal or fishes अगर false है, तो सही क्या होगा? सम एनिमल पर आपका मतलब ऑल एनिमल फिशेस सही होगा, ऑल एनिमल्स एनिमल आर फिशेस फिशेस। सही होगा। तो अगर ऑल हाँ एनिमल फिशेस सही होगा तो सम एनिमल और फिशेस सही होगा, तो क्या होगा? ऑप्शन डी खाली होगा। सम एनिमल्स आर फिशेस। ठीक है, तो हम यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद का आगे का क्लास है एक और पार्ट में, ये आपका खत्म हो जाएगा। ये मार्च के पेपर है 2023 के। कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, कल सेकंड पार्ट में इसके। थैंक यू।